आज हम राजस्थान के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कुंभा ने किस प्रकार कलात्मक, साहित्यिक, स्थापत्य की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, किस प्रकार उनके शासनकाल में संगीत कला, चित्रकला इनको प्रोत्साहन मिला, किस प्रकार साहित्य को प्रोत्साहन मिला। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां अपने आप में उस काल में अद्वितीय उपलब्धियां कही जा सकती हैं। कुंभा लगातार 35 वर्षों तक अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्धों में व्यस्त रहा। इसके बावजूद भी कुंभा ने लगातार सांस्कृतिक गतिविधियों की तरफ ध्यान दिया और उनका काल एक तरीके से सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से बड़ा ही उपलब्धि युक्त कहा जा सकता है। जैसा प्रथम पैराग्राफ में लिखा है, कुंभा वास्तव में अपनी राजनीतिक और सैन्य सफलताओं की तुलना में सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए अधिक जाना जाता है। इतिहासकार प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि कुंभा के भाग्य में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी का संगम था। कटार, कलम और कला की त्रिवेणी का संगम था। कटार युद्धों में भी वह विजेता था, कलम खुद भी एक साहित्यकार था, संगीतकार था, और कला उसके काल में कला की गतिविधियों को अनेक तरह से प्रोत्साहन मिला। ये हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे। कुंभा लगातार 35 वर्षों तक युद्ध में लगा रहा। इसके बावजूद भी उसके शासनकाल में कलात्मक गतिविधियों की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया गया। यही कारण है कि सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कुंभा के शासनकाल को कहा जाता है और उनको राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा, राजस्थान मेवाड़ के इतिहास का सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण काल महाराणा कुंभा का शासनकाल। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कुंभा एक कुशल योद्धा, प्रशासक, कवि, संगीतकार के साथ साथ विभिन्न स्थापत्य की विधाओं के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। कुंभा के काल में मेवाड़ में वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति हुई और उनकी स्थापत्य के विकास को हम 3 भागों में अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकृत कर सकते हैं। मंदिर स्थापत्य कला, दुर्ग स्थापत्य कला और भवन स्थापत्य कला। तो 3 तरह की स्थापत्य कलाएं उनके काल में विकसित हुई, जिनमें पहली है मंदिर स्थापत्य कला। कुंभा के काल में मंदिरों का बड़े स्तर पर निर्माण हुआ। यद्यपि कुंभा के शासनकाल से पूर्व भी मेवाड़ में स्थापत्य कला प्रचलित थी, लेकिन कुंभा के काल में उसको एक नवीन दिशा मिली। कुंभा के मंदिरों का अनेक जगह पर निर्माण हुआ, पर मुख्य रूप से 3 सेंटर थे इनके मंदिरों के निर्माण के: कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और अचलगढ़। ये 3 बड़े सेंटर थे जहाँ पे कुंभा ने ज़्यादातर मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे कुंभा के द्वारा बनाए गए प्रमुख मंदिरों में हम यदि देखें तो कुंभा द्वारा बनाए गए प्रमुख मंदिरों में कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर जो चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित हैं, कुंभ स्वामी मंदिर कीर्ति स्तंभ के पास है, जो कुंभा की स्थापत्य कला का सबसे प्राचीन निर्माण माना जाता है। या यूँ कहें कि कुंभा के काल की पहली निर्मित जो स्थापत्य कला का भवन है वो कुंभ स्वामी का मंदिर है, जो चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। अन्य मंदिरों में कुंभा में देखें नीलकंठ महादेव मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, मीरा मंदिर और रणकपुर के जैन मंदिर, ये कुंभा के काल में बने हुए प्रसिद्ध मंदिर हैं। अचलगढ़ में कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया और उसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों की प्रतिमा लगी हुई है। इसी प्रकार एकलिंग जी के मंदिर में कुंभ मंडप का निर्माण कराया, जो वर्तमान में मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। 24 अवतारों की प्रतिमा अचलगढ़ के कुंभ स्वामी मंदिर में है और कुंभ मंडप का निर्माण एकलिंग जी में करवाया। अब जो मंदिर बने उनकी शैली कौन सी थी? मंदिर निर्माण की उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित थी, तो उसका प्रभाव कुंभा की स्थापत्य कला पर भी देखा जा सकता है। अतः कुंभा के काल में बने हुए मंदिर नागर शैली से प्रभावित हैं और नागर शैली की जो विशेषताएं हैं वो इन मंदिरों में देखने को मिलती है। नागर शैली में मुख्य विशेषताएं ये होती हैं
कि जहाँ मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह के सामने जहाँ बैठकर पूजा अर्चना की जाती है उसको अर्धमंडप कहते हैं। अर्धमंडप के आगे सभा मंडप और इनके चारों तरफ गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने का एक पथ बना हुआ होता था जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता था और मंदिर के सर्वोच्च ऊपरी हिस्से पर शिखर होता था और शिखर की संरचनाएं आमलक युक्त होती थी, अपन उल्टी प्याज के समान कह सकते हैं। इस प्रकार के शिखर पाए जाते हैं। वर्तमान में भी अपन देख सकते हैं शिखर इसी प्रकार के हैं। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हम देखें तो मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली से प्रभावित है, जिनके शिखर अलंकृत और ऊंची प्रासाद पीठ पर बने हुए हैं, जिनमें प्राय भूरे रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इनमें गर्भगृह सादा, अर्धमंडप, सभा मंडप, प्रदक्षिणा पथ और आमलक युक्त शिखर पाए जाते हैं। कुंभा के काल में अनेक मंदिर बने, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है कलात्मक दृष्टि से, भव्यात्मक दृष्टि से, वो है रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर कुंभा के काल में बने और कुंभा का एक मंत्री था धरणकसा पोरवाल, उनके द्वारा बनाया गया था और ये वर्तमान राजसमंद जिले में स्थित है। यह मंदिर यदि देखा जाए तो जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है और आदिनाथ की मूर्ति इस मंदिर में लगी हुई है, जो एक ऊंची चबूतरे पे बनी हुई है। और इस चबूतरे के चारों तरफ 4 प्रवेश द्वार हैं और उन चारों प्रवेश द्वार से आदिनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। 4 प्रवेश द्वार होने के कारण इसको चौमुखा जैन मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर का जो वास्तुकार था और शिल्पी था वो देवा या देपाक नामक एक व्यक्ति था। तो देवा या देपाक के निर्देशन में शिल्पी वास्तुकार की भूमिका में रणकपुर के जैन मंदिर कुंभा के शासनकाल में धरणकसा के द्वारा आदिनाथ को समर्पित करते हुए बनवाए गए। इस मंदिर में 24 मंडप हैं, 84 शिखर हैं और 1444 स्तंभ हैं। इस कारण रणकपुर को स्तंभों का नगर भी कहते हैं। तो हमने ये मूर्तिकला का मंदिर स्थापत्य शैली का हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम देखते हैं दुर्ग स्थापत्य कला। कवि राजा श्यामल दास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर विनोद, और उस वीर विनोद में उन्होंने मेवाड़ के इतिहास के बारे में लिखा और उसमें लिखा है कि मेवाड़ में 84 किले थे, उनमें से 32 किलों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया। तो स्थापत्य की दृष्टि से उन्होंने सामरिक महत्व को देखते हुए अनेक किलों का निर्माण कुंभा ने करवाया, जैसा 32 किलो पर सहमत हैं। और इनका निर्माण करते समय सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू को नज़रिए में रखा गया, सामरिक नज़रिए को रखा गया। वैसे किलों के निर्माण के समय अधिकतर सामरिक दृष्टि से ही निर्माण करवाया गया था। उसके द्वारा बनाए गए प्रमुख दुर्ग निम्नलिखित हैं। पहला है बसंती दुर्ग। बसंती दुर्ग ये सिरोही के निकट था। गुजरात की तरफ से लगातार आक्रमण होते थे, इसलिए गुजरात के आक्रमणों का सामना करने के लिए सिरोही के निकट किला बनाना उचित समझा और इसके माध्यम से कुंभा पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करना चाहता था। यदि एक किला उस सीमा पर हो जाएगा तो पश्चिमी सीमा और सिरोही के बीच के जो तंग रास्ते हैं उनकी सिक्योरिटी आसानी से की जा सकती थी। इसलिए बसंती दुर्ग का निर्माण सिरोही में करवाया। मचान का दुर्ग मेरों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण इस दुर्ग का निर्माण करवाया। बैराट का दुर्ग ये कोलन और बदनौर के निकट है, वहाँ पे बैराट के दुर्ग का निर्माण करवाया। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण। अचलगढ़ का दुर्ग पहले परमारों के द्वारा बनाया हुआ था, लेकिन वो जीर्ण स्थिति में था, इसलिए कुंभा ने सामरिक महत्व को देखते हुए इसका पुनर्निर्माण करवाया। और इसके लिए विक्रमी संवत 1509 की तिथि में मानी जाती है कि उस समय इन्होंने बनवाया। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की मरम्मत करवाई। जैसी जैसी आवश्यकताएं बढ़ी, सामरिक महत्व की आवश्यकताएं बढ़ी, तो वैसे वैसे चित्तौड़ के दुर्ग में भी काफ़ी संरचनाओं का निर्माण करवाया। 6 कुंभलगढ़ का दुर्ग, ये कुंभा के द्वारा बनाए गए सभी किलों में सर्वश्रेष्ठ किला यही था और कुंभा ने यहाँ पे अनेक आवास बनाए। यहाँ निजी आवास भी कटारगढ़ के नाम से उसने बनवाया और राजसमंद जिले में ये स्थित है। और इसकी दीवार, इसकी 36 किलोमीटर की दीवार बनाई हुई है, कुंभलगढ़ की दीवार, जो भारत की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है।
कुंभा के काल में एक और महत्वपूर्ण संरचना का निर्माण हुआ, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है और विजय स्तंभ के पास में एक और स्तंभ है जिसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं। ये दोनों पृथक पृथक संरचनाएं हैं। विजय स्तंभ जहाँ हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है, वहीं कीर्ति स्तंभ जैन आदिनाथ को समर्पित है, जिसको जीजा साहब बघेरवाल नामक एक जैन व्यापारी ने बनवाया था। तो कई बार विद्यार्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ एक ही है या पृथक पृथक, तो ये दोनों अलग अलग हैं। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है और जीजा साहब बघेरवाल नामक एक जैन व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया? इनका मालवा के सुल्तान के साथ 1437 में एक युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध। उस सारंगपुर युद्ध में कुंभा की विजय हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के मध्य एक 9 मंजिली संगमरमर से एक इमारत का निर्माण करवाया। इसको विजय स्तंभ कहा गया। कालांतर में इसकी 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इस पूरे मंदिर में यदि हम आर्किटेक्चर दृष्टि से देखें तो हिंदू देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां बनी हुई है। इस कारण इसको मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। और इसके मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है, इस कारण इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। तो विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहते हैं और हिंदू देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां होने के कारण मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। कुंभा ने भगवान विष्णु को समर्पित किया है, जो उनके आराध्य देव थे। कुंभा के आराध्य देव कौन थे? भगवान विष्णु। विजय स्तंभ का बड़ा महत्व है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, राजस्थान पुलिस हो, उन्होंने अपने मुख्य प्रतीक चिन्ह के रूप में विजय स्तंभ को चयनित किया है और भारत सरकार ने भी इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए डाक टिकट जारी किया था। तो ये हमने कुंभा की दुर्ग स्थापत्य कला को देखा। तीसरा वर्गीकरण था भवन। भवनों का अलग अलग किलों के अंतर्गत कुंभा ने भवनों का निर्माण करवाया। अब महाराणा कुंभा साहित्यकारों के आश्रयदाता के रूप में, कि कुंभा ने साहित्यकारों को किस प्रकार आश्रय दिया, इसका हम अध्ययन करेंगे। कुंभा खुद भी विद्वान था और विद्वानों को आश्रय देना उसका एक शौक था, इसलिए अनेक विद्वानों को उसने अपने दरबार में आश्रय दिया, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। यही कारण है कि कुंभा के शासनकाल में साहित्यिक गतिविधियों को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला था। उसके दरबार में विभिन्न धर्मों के हिंदू हों, जैनी हों, अन्य विभिन्न धर्मों के जो लोग थे वो आश्रय पाते थे, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, मंडन। मंडन कुंभा के दरबार का सबसे प्रसिद्ध दरबारी था और ये मूल रूप से एक शिल्पी विशेषज्ञ था, आर्किटेक्चर था। ये अनेक पुस्तकें लिखी, अनेक विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे उसके द्वारा देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, प्रासाद मंडन, वास्तुकार नामक पुस्तकों की रचना की। इनमें देव मूर्ति प्रकरण में जैसा नाम में लिखा हुआ देव मूर्ति, तो इसमें मूर्ति निर्माण एवं प्रतिमा स्थापना का विवरण है। रूप मंडन, रूप दिया जाता है अर्थात मूर्ति को रूप दिया जाता है, तो मूर्ति कला से संबंधित है। वास्तु मंडन, ये वास्तु कला का है। शकुन मंडन, शकुन और अपशकुन से संबंधित विषयों से संबंधित है। राजवल्लभ, सामान्य नागरिकों के आवासीय गृह हैं, राजप्रसाद है, नगर रचना का इनमें वर्णन है। वास्तुसार में दुर्ग भवन नगर निर्माण का ये उल्लेख मिलता है। तो मंडन के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों में देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, प्रासाद मंडन, वास्तुकार, ये पुस्तकें उनकी चर्चित पुस्तकें थी, रचनाएं थी। द्वितीय दरबारी था गोविंद। गोविंद मंडन का पुत्र था और इनके द्वारा मुख्य रूप से 4 रचनाएं लिखी गई। कलानिधि, द्वार दीपिका, उदार धारिणी और सार समुच्चय। कलानिधि, द्वार दीपिका, उदार धारिणी नामक ग्रंथों की रचना की। इनमें कलानिधि देवालों के शिखर विधान पे है कि देवालों का शिखर कैसा होना चाहिए, उस पर केंद्रित हैं और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि देवालों के शिखर के संदर्भ में यदि हम देखें तो ये स्वतंत्र रूप से लिखा गया एकमात्र ग्रंथ माना जा सकता है जिसमें केवल देवालों के शिखर का विधान है। गोविंद की एक रचना है सार समुच्चय
और सार समुच्चय में आयुर्वेद को ध्यान में लिखा है और आयुर्वेद के माध्यम से विभिन्न व्याधियों का निदान और उपचार कैसा है, ऐसा विवरण सार समुच्चय में मिलता है। तो गोविंद की 4 रचनाएं कलानिधि, द्वार दीपिका, उदारधारिणी और सार समुच्चय, ये मंडन के पुत्र गोविंद की रचनाएं हैं। कुंभा के दरबार में कवि अत्रि और उसके पुत्र महेश भी रहते थे। कवि अत्रि सांख्य, मीमांसा, वेदांत, न्याय इनका प्रसिद्ध ज्ञाता था और इन लोगों ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी और प्रारंभ इसका कवि अत्रि ने किया, लेकिन अपनी वृद्धावस्था के कारण वो इनको नहीं लिख पाए, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा लिखने का कार्य उनके पुत्र महेश ने किया। रमाबाई कुंभा की पुत्री थी और ये संगीत की विशेषज्ञ थी। संगीत में इनकी शिद्दत को देखते हुए इनको वागीश्वरी कहा जाता था और संगीत प्रेम के कारण दरबार में इनका एक विशेष महत्व था। कालांतर में इनके जीवन यापन के लिए जावर का परगना कुंभा के द्वारा इनको दिया गया था। कवि मेहा, ये भी एक प्रतिष्ठित रचनाकार थे और कवि मेहा ने एक रचना लिखी तीर्थमाला, जिसमें तीर्थों की यात्रा का वर्णन है। 120 तीर्थों की यात्रा का इन्होंने वर्णन किया है। हीरानंद मुनि, ये कुंभा इनको अपना गुरु मानते थे, हीरानंद मुनि को, और कुंभा ने अपनी श्रद्धा के रूप में इनको कविराज की उपाधि प्रदान की थी। सारंग व्यास, ये कुंभा के संगीत गुरु थे और वास्तु मंजरी इन्होंने पुस्तक लिखी और संगीताचार्य इनको कहा जाता था। संगीताचार्य सारंग व्यास कहा जाता था इनको। वास्तु मंजरी इनकी रचना है और कुंभा के ये संगीत गुरु थे। कहना व्यास, इन्होंने एकलिंग महामात्य की रचना की और एकलिंग महामात्य के प्रथम भाग कुंभा स्वयं ने लिखा है, जिसको राजवर्णन कहते हैं। तो राजवर्णन एकलिंग महामात्य का प्रथम भाग है, कुंभा द्वारा लिखित है। बाकी भाग को कहना व्यास ने पूरा किया। तो ये प्रमुख जो हिंदू दरबारी थे वो कुंभा में आश्रय पाते थे। अब जैन विद्वान कौन थे? कुंभा के दरबार में सोमदेव, सुंदर मुनि, सुंदर सूरी, भुवन सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, टीला भट्ट, हीरानंद जैन, ये विद्वान जो जैनी थे वो भी कुंभा के दरबार में आश्रय पाते थे। ये हमने देखा कि कुंभा ने किस प्रकार विद्वानों को संरक्षण दिया। अब कुंभा खुद भी विद्वान था और विद्वान मुख्य रूप से वो संगीत में था, संगीत में उनकी रुचि थी, इसलिए संगीत में उन्होंने अनेक ग्रंथ भी लिखे, अनेक संगीत ग्रंथों की उन्होंने व्याख्या भी की और वीणा बजाने का उनका बड़ा शौक था, ऐसा कीर्ति स्तंभ में विवरण मिलता है। ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, व्याकरण, उपनिषद, राजनीति, मीमांसा, साहित्य और संगीत का बड़ा ज्ञाता था। कुंभा के द्वारा मूल रूप से तीन संगीत ग्रंथ लिखे गए और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक ग्रंथों की रचना की गई और इनमें संगीत राज के 5 भाग हैं। ये तो संगीत पे लिखे गए 3 ग्रंथ हैं उनके, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। फिर उन्होंने 3 मुख्य रूप से 3 जो संगीत के ग्रंथ थे उनकी टीका भी लिखी। टीका किसी ग्रंथ को सरल भाषा में समझाने की गई व्याख्या होती है, ऐसी रचना को टीका कहते हैं। तो कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की टीका और संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। इनमें गीत गोविंद की टीका को रसिक प्रिया नाम दिया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार वे वीणा बजाने में निपुण थे, वे स्वयं संगीतकार थे और संगीत कला में निपुण होने के कारण उनको अभिनव व्रताचारी कहा जाता था। कुंभा ने 4 नाटकों की भी रचना की, तो 4 नाटक लिखे उन्होंने, संगीत ग्रंथों के टीकाएं लिखी, 3 संगीत ग्रंथ भी लिखे। तो कुंभा के ये संगीत के प्रति उनके अनुराग को दर्शाता है। कुंभा के युग में मूर्ति कला, जैसा ऊपर हमने अध्ययन किया कि कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं और स्थापत्य की कलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला। स्थापत्य कला और मूर्ति कला दोनों का भी गहरा संबंध है। स्थापत्य कला का जैसा जैसा विकास होता है वैसे वैसे मूर्ति कला की भी उन्नति होती है। तो स्वाभाविक है कि जब स्थापत्य कला को प्रोत्साहन मिला होगा तो वहाँ मूर्ति कला को भी प्रोत्साहन मिला होगा। और जैसा हमने विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा कि वहाँ असंख्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, विभिन्न जो मंदिर हैं, किले हैं, वहाँ पे असंख्य मूर्तियाँ लगी हुई हैं
और उस कारण स्थापत्य कला में मूर्ति कला का विकास हुआ। कौन कौन सा हुआ? क्योंकि स्थापत्य कला और मूर्ति कला का गहन संबंध है, अतः स्थापत्य के साथ साथ मूर्ति कला का भी विकास हुआ। मूर्ति कला का समृद्ध विकास विजय स्तंभ में देखा जा सकता है, जिसको हम हिंदू देवी देवताओं की अजायब घर कहते हैं। विजय स्तंभ का जो प्रवेश द्वार है उस पर जनार्दन की प्रतिमा है, और प्रथम मंजिल के जो ताक हैं उनमें अनंत, ब्रह्मा और रुद्र की प्रतिमाएं हैं, और विभिन्न जो अलग अलग मंजिल हैं उनमें जो ताकें हैं वहाँ हरिहर, अर्धनारीश्वर और स्त्रियों की प्रतिमाएं देखने को मिलती है। ऐसे ही अचलगढ़ का जो किला है वहाँ पे विष्णु के 24 अवतारों की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। जो भी किले हैं वहाँ पे मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। कुंभा के समय चित्रकला, जब हम चित्रकला का अध्ययन करते हैं तो उस समय पढ़ते हैं कि कुंभा के समय सुपास नाह चरित्र नामक एक संगीत ग्रंथ चित्रित हुआ था, जिसमें श्रवण शाही का प्रयोग हुआ। ये एक तो उनके काल का संगीत का ग्रंथ चित्रित हुआ था, सुपास नाह चरित्रम। इसी प्रकार उनके काल में जो श्रेष्ठियों के निवास थे, कुंभा स्वयं के महल थे, नाट्यशाला हैं, वहाँ पे भी भित्ति चित्रों का चित्रण हुआ है। तो यूँ कहा जा सकता है कि कुंभा के काल में चित्रकला को भी प्रोत्साहन मिला था। कुंभा के समय संगीत कला, कुंभा के स्वयं संगीतकार था, इनकी बेटी भी संगीत को पसंद करती थी, तो लाजमी है कि संगीत कला का विकास इनके काल में काफ़ी हुआ। खुद ने 3 ग्रंथों की रचना की, 3 ग्रंथों की व्याख्याएं लिखी, 4 नाटकों की रचना की। और जब संगीत कला का विकास होता है तो वहाँ पे नाट्य कलाओं का भी विकास होता है। जैसा लिखा है, कुंभा स्वयं संगीत के बड़े ज्ञाता थे और काफ़ी ग्रंथों की रचना की, काफ़ी ग्रंथों पर उन्होंने टीकाएं लिखी, स्वयं भी वीणा बजाने में निपुण थे। उनकी बेटी रमाबाई भी संगीत के कारण प्रसिद्ध थी। इसी प्रकार जो विभिन्न जो मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों में नृत्य की मुद्रा को देखते हुए लगता है कि नृत्य कला को भी उनके समय काफ़ी प्रोत्साहन मिला था।